हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एचबीएससी क्लास 12th के एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है 7 नवंबर को। ठीक है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ये हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 होता है वही सबसे ज्यादा बेसिक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में भी, पार्टनरशिप डीड कैसी होती है। देखो नॉर्मली पार्टनरशिप डीड जो होती है, हमने पढ़ा है 1932 में कि पार्टनरशिप डीड कैसी होती है, ओरल होती है, रिटन होती है, डुप्लीकेट होती है, इधर रिटन और ओरल दोनों होती हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमने पढ़ा है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो आपकी रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। बात समझ रही है। रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब है कि आप पार्टनरशिप डीड बना दो। ठीक है, ओरल का मतलब क्या है? ओरल का मतलब है कि आप दो लोग मिलकर आपसी सहमत से तीसरे लोग के सामने, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ओरली क्या कर दो कि ओरली सहमति ले लो कि हम ये बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओरल एग्रीमेंट। ठीक है ना, और एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। तो दोनों एग्रीमेंट यहां पर वैलिड होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपके कौन से किस तरीके से पार्टनरशिप डीड बनती है? आपकी रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ नो एग्रीमेंट इज मेड, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो बाय पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन। देखो ये क्वेश्चन तो बच्चों को मतलब रटा होता है कि जब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब पार्टनरशिप के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है किस प्रकार से लगता है? 6% पर एनम के हिसाब से लगता है। कितने के हिसाब से लगता है? 6% पर एनम के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन डैश डैश इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस का मतलब है आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। नहीं बनाई का मतलब क्या है कि ओरल एग्रीमेंट चल रहा है। कैसे चल रहा है? ओरल एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट अगर चलता है तो आपके पास जो प्रॉफिट होता है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल रेशियो में। ठीक है, यहां पर ये 1:1 भी दे दिया है। ठीक है, बट नॉर्मली ध्यान रख क्या रखना है? इक्वल रेशियो, 1:1 भी आपका आंसर है। ठीक है, यहां तो मिस्टेक होगी। ठीक है, अगला, इन पार्टनरशिप लाइबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो पार्टनरशिप के अंदर ना जो लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की, वो कैसी होती है? लाइबिलिटीज का मतलब जानते हो कि अगर मान के चलो पार्टनरशिप डीड ने कहीं बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से लोन ले लिया और जो दो लोग हैं, एज्यूम करते हैं कि उन दो लोगों की क्या होगी? डेथ होगी है, और डेथ के बाद जो एक पार्टनर बचा हुआ है तो उसकी जो लाइबिलिटीज हो जाएगी पूरी की पूरी हो जाएगी, मतलब सारी लाइबिलिटीज उसी की हो जाएगी कि सारा पैसा उसको ही पे करना पड़ेगा। बस समझ रही है। तो यहां पर जो लाइबिलिटीज होती है पार्टनर्स से रिलेटेड, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ध्यान रखना कि अगर एक व्यक्ति लोन ले रहा है या पूरी बिजनेस लोन ले रही है तो सारी लाइबिलिटीज किसके ऊपर आ सकती है? किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, और सबके ऊपर भी आ सकती है। तो यहां पर जो लाइबिलिटीज होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। बस समझ रही है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50। देखो पुराने एक्ट के अनुसार और इस नए एक्ट के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रख रखे हैं वो रख रखे हैं 50, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार नॉर्मल में आपके पास 20 थे। कितने थे? 20। बट आपको क्या ध्यान रखना है? बस 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अगला, When there is no partnership deed, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डैश विल बी एप्लीकेबल। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल होते हैं? 1932 के। किसके होते हैं? 1932 के। पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है ना हमारा, उसके प्रोविजन क्या होते हैं? यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप इन एलएलपी। एलएलपी का मतलब जानते हो? लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? लिमिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनरशिप पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की लाइबिलिटीज कैसी होती है? तो क्वेश्चन में ही मतलब इसके फुल फॉर्म में ही पता है।
मतलब दे रखा है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप है, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज होगी, सिंपल सी बात है। तो लाइबिलिटीज कैसी होगी इसमें? लिमिटेड। तो एलएलपी के अंदर लाइबिलिटीज कैसी हो जाएगी आपकी? लिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है। अगला अगला कह रहा है प्रोविजन ऑफ टेबल डैश आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो। क्या हो? साइलेंट हो। जैसे कि अब्सेंस बोल दिया ना, अब्सेंस का मतलब ही होता है साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो किस चीज के प्रोविजन लगते हैं? कौन से टेबल के प्रोविजन लगते हैं? हमारे पास टेबल हैं बहुत सारे, तो उनमें से कौन से टेबल का प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल होगा? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, टेबल ए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो टेबल ए के जो प्रोविजन होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो टेबल ए में क्या लिखा हुआ है? टेबल ए में वैसे तो प्रोविजन और रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो ओरल में क्या करना होगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि टेबल ए आपका एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर डैश। कितने महीने का लगता है? देखो, अगर कभी भी कोई ऐसा हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है हमने, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, क्योंकि अब्सेंस बोल दिया ना यहाँ पर, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो आपको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम लोन पर, ठीक है, और कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, और कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। तो इस पार्टनरशिप डीड जो है वो अब्सेंस है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगेगा? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही नहीं, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ आ रही है? ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप आर। मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं भाई? मिनिमम नंबर आपके पास कितने हो सकते हैं? सिर्फ दो। कम से कम दो व्यक्ति तो होंगे ना पार्टनरशिप में आने के लिए, तो कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो जाएंगे? दो। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप। बैंकिंग पार्टनरशिप में आपके पास कितने पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम? इसका आंसर होगा आपका 10, ठीक है। मैक्सिमम बैंकिंग नॉर्मली में कितने होने चाहिए? 50, ठीक है, और बैंकिंग वाले में कितने होने चाहिए? 10। 10 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं पार्टनर्स के, ठीक है, 10 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 13, करेंट अकाउंट्स आर ओपन इफ कैपिटल इज। कैसी होनी चाहिए कैपिटल? करंट अकाउंट कब ओपन होता है? करंट अकाउंट जब ओपन होता है जब आप करंट अकाउंट को अलग और फिक्स कैपिटल अकाउंट को अलग बनाते हो। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो कंसेप्ट होता है उसी के अंदर आप करंट अकाउंट को बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग अगर होता है तो दोनों, मतलब दोनों को एक ही में बना दिया जाता है कैपिटल के अंदर, ठीक है, और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो फिक्स ध्यान रखना है कि फिक्स अगर कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट होगा तो आपको फिक्स कैपिटल का अलग बनाना होता है और करंट कैपिटल का अलग बनाना होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में बी डैश। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस तरफ आता है? देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होती है? कैपिटल अकाउंट होती है लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज का बैलेंस नॉर्मली हर जगह पर कौन सा वाला आएगा? डेबिट का या क्रेडिट का? क्रेडिट का, क्योंकि वो लायबिलिटीज है, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज का बैलेंस किस तरफ आता है? आपका क्रेडिट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर की जो सैलरी होती है विल बी शोन इन डैश। पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो कहां पर शो होती है? तो पार्टनर्स की सैलरी जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है, जिसको हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पीएनएल अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हाँ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर सैलरी को शो किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कंपनी के ना जो खर्चे होते हैं ना, फर्म के जो खर्चे होते हैं और फर्म की इनकम होती है वो दिखाई जाती है, और कौन सी वाली? पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। अगला अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा कहां पर आएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट में, यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट में आएगा। हाँ, कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है भाई, क्योंकि पार्टनर्स को जो पैसे मिलते हैं ना वो कैपिटल अकाउंट में भी जाते हैं, ठीक है, और फर्म के जो खर्चे होते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल भी हो सकता है। दूसरा, पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोल दिया, ट्रेडिंग तो गलत है, ठीक है, और बोथ हो जाएगा आपका आंसर कि बोथ कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों में आता है।
ठीक है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो फर्म के लिए तो नुकसान होता है, तो डेबिट साइड में आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और मालिक के लिए क्या होती है, फायदा होता है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये दोनों तरफ आता है। नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफ पार्टनर। ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या है, देखो ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए एसेट्स होती है, ठीक है ना, कोई खर्चा वर्चा नहीं होता, तो इसका मतलब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं आएगा, ये कहां आएगा, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना कि ड्राइंग हमारे लिए क्या होती है, फर्म के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। अगर ये खर्चा होता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता, ठीक है, बट ये क्या है, सीधा सीधा एसेट्स है, तो ये सिर्फ कहां पर आएगी, आपकी कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। एंटाइटल का मतलब होता है उनको अधिकार है, किस चीज का अधिकार है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, सैलरी का या कमीशन का। देखो अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है, कैसी होती है, अब्सेंस होती है, तो उनको सिर्फ एक चीज का अधिकार है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन का। बात समझ रही। अगला, when क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉल। डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग आपको नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा अगर आपको कोई डेट नहीं दे रखी। तो देखो अगर कोई भी क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी होती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप उसमें 6 मंथ का क्या करते हो, इंटरेस्ट चार्ज करते हो। बात समझ रही है। अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी किसकी, ड्राइंग की, तो आप उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हो वो कितना करते हो, 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन दैट इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम, यानी कि पार्टनरशिप डीड ये कह रही है कि इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम का है, विल बी गिवन डैश, तो वो किस में से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से, डेफिनेटली मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट होने पर दिया जाएगा, या दिया ही जाएगा, या तो आउट ऑफ लॉसेस दिया जाएगा, या विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स दिया जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम देना है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली होगा। ठीक है, प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा, अगर लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा। बस मेरी, लॉस होने पर दिया जाएगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए, चार्ज्ड। क्या वर्ड होना चाहिए, चार्ज। अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड होता तो हम बोलते हैं कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ लॉस दोनों से दिया जाएगा। बस मेरी, तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने HBSC से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर करें, वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और इस वीडियो के बारे में भी बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, या इसमें कोई आपको डाउट है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में।